गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका। मैं राजेश सर, फिजिक्स वाले। चलिए बेटा, हम लोग अभी लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे अब उससे आगे की बात कर लें। तो हम लोग का जो चैप्टर फिलहाल चल रहा है वर्क एनर्जी पावर, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी देखो। सबसे पहले तो हम लोग शुरू के क्लासेस में वर्क पढ़े। ये दो तरह के फोर्सेस के द्वारा आया। एक था कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क, एक था वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क, ये हो गया। उसके बाद हम आपको पढ़ाए कि दो तरह का फोर्स होता है। एक होता है कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। उसके बाद थर्ड में हम आपको बेटा एनर्जी पढ़ाना शुरू किए, है ना। देखो यहाँ पे वर्क है, फिर उसके बाद एनर्जी भी तो है बेटा। तो एनर्जी पढ़ाना शुरू किए तो एनर्जी में दो तरह का एनर्जी आया। एक तो है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भी हम आपको दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा चुके हैं, आप याद करिए। एक पोटेंशियल एनर्जी था स्प्रिंग का, यानी कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा था ग्रेविटेशन का, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, उसका नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आपको याद होगा, यूएसपी का वैल्यू बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर आया था, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यू ग्रेविटेशनल का वैल्यू एम जी एच के बराबर आया था। तो एक बात वहां पे साफ हुआ था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम लोग एक रेफरेंस लेवल लेते हैं। रेफरेंस लेवल पर की बॉडी को की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, उसके ऊपर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, उसके नीचे होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी चाहे इलॉन्गेशन हो चाहे कंप्रेशन हो, हर केस में पॉजिटिव होता है। अब बेटा तुमको याद होगा कि वर्क और एनर्जी, इन दोनों को मिला करके हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, उसका नाम था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बेटा, हम लोगों को क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन तो तुमको इसके ऊपर करवाए भी वर्क एनर्जी थ्योरम पे, लेकिन तुम ध्यान से देखो बेटा कि आगे का चैप्टर में अगर यूज करने के हिसाब से बात करें या इस चैप्टर में भी जो क्वेश्चन करवाए उसके अलावा अब जो क्वेश्चन आने वाला है बेटा, और आगे के चैप्टर में भी 12 में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह चैप्टर्स में भी आता है, उस सारे जगहों पे अगर हम बात करें तो उसमें सारा क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से बन सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल बात करें, जो बच्चा जिसको ज्यादा पसंद करता है और अगर तुम उसको समझ गए, ठीक से बनाने लगे, तो तुमको वही यूज करना ज्यादा अच्छा लगेगा। उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो उस केस में क्या है बेटा, दोनों में अंतर क्या है ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम में हर तरह के फोर्सेस के द्वारा जो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना, उसका तुमको वर्क निकालना होगा। तो कौन सा फोर्स कब पॉजिटिव वर्क करेगा, कब निगेटिव वर्क करेगा। जैसे बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर कब स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव, स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव, या ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कब नेगेटिव लेंगे कब पॉजिटिव लेंगे, कैसे। तो एक कंफ्यूजन वाली बात। तो इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा तुमको अगर तुम उस क्वेश्चंस को एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से बनाना शुरू करो। लेकिन हाँ, एक बात है बेटा कि कहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग सकता है, और कहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना उचित है, वो तुम लोगों को अब हम आगे पढ़ाने वाले। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो बेटा, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के थ्योरम को समझने के लिए, थ्योरेटिकली इसको समझने के लिए ना, हम एक सिचुएशन लिए हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, और एक ब्लॉक है। मतलब समझ लो ये ब्लॉक ही हमारा सिस्टम है। पूर्ण रूप से हम लोगों को इसी ब्लॉक पे फोकस करना है। तो सिचुएशन जो हम ले रहे हैं उसमें एक ब्लॉक पर फोर्स F लग रहा है, और उसको एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा F फोर्स लगा के A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाया जा रहा है अप अलोंग द इंक्लाइन। तो रेफरेंस लेवल मान लिए हैं ये हॉरिजॉन्टल लेवल को। यहां से शुरू में उसका हाइट h1 है और यहां से यहां जाने के दौरान उसका हाइट h2 हो जाता है। तो अगर ए पॉइंट पर उसका इनिशियल वेलोसिटी v1 है तो ऊपर ले जाते b पॉइंट तक जाते जाते मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी v2 हो जाता है। अब क्या होगा कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको अलग से बताना चाहते हैं। तो देखो, उसी के जैसा एक अलग से फिगर बना लें हम लोग। तो मान लीजिए कि जब ये m मास का ब्लॉक है,
तो आप एक फोर्स लगा रहे हैं F जो कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो आपको भी जब क्वेश्चन होगा ना तो ऐसा उसमें मेंशन रहेगा किसी एनिमल के द्वारा या किसी ह्यूमन के द्वारा एक कोई फोर्स लगाया जा रहा है F, या किसी एजेंट के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है F। और देखो बेटा, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर एक ग्रेविटी फोर्स भी लगेगा, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो डाउन अलोंग द इंक्लाइन उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो ये जो चार फोर्स है, फोर्स, नॉर्मल, फ्रिक्शन, mg, ये चारों फोर्स के इन्फ्लुएंस में इसमें मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसका स्पीड भी बदल रहा है। तो अब ए से बी तक के मोशन के दौरान हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को ठीक से समझने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर मोशन फ्रॉम A to B gives, देखो क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यानी कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वर्क डन बाय mg, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखो बेटा, तुमको एक बड़ा स्पेशल चीज हम यहां से बताना चाह रहे हैं। ये सिचुएशन यानी वर्क एनर्जी, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को ठीक से समझने के लिए जो हम लोग ये सिचुएशन लिए, इस सिचुएशन में जो ये चार तरह का फोर्स लग रहा है ना, तो ये चार तरह का फोर्स तो है, साथ साथ ये चार वेराइटीज ऑफ फोर्स भी है। क्या क्या वेराइटीज ऑफ फोर्स है तुम सोचो। एक एक्सटर्नल एजेंट है, तो एक्सटर्नल एजेंट एक ऐसा सोर्स है जो किसी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर सकता है। तुम एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, तो मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और कोई लड़का उसको ऊपर फोर्स लगा के उसको दौड़ा दिया। तो फोर्स लगा के उसके ऊपर पॉजिटिव वर्क करके उससे काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ना उसकी एनर्जी के बढ़ने के जैसा है कि नहीं। यानी कि जो एजेंट है, जो सोर्स है, वो काइनेटिक एनर्जी सप्लाई कर रहा है, यानी कि ये सप्लायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ, एजेंट उसके काइनेटिक एनर्जी को कम भी कर सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में मान के चलते हैं कि एजेंट फोर्स लगा के सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। यानी एजेंट एक ऐसा फोर्स है, या कहो एजेंट एक ऐसा सोर्स है जिसके फोर्स लगाने से जो वर्क हो रहा है वो वर्क उस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहा है। ये एक वैरायटी का फोर्स हो गया। दूसरा वैरायटी देखो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स लगता तो है लेकिन वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन हो रहा है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन वर्क नहीं करेगा। तो तुमको भी क्वेश्चन में अक्सर कुछ ऐसा फोर्स मिल जाएगा जो लग तो रहा है फोर्स, लेकिन उसके द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा। तीसरा फोर्स देखो बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। तुम जानते हो ना कि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स एक डिसिपेटिव फोर्स होता है, एक कंज्यूम करने वाला, एनर्जी को कंज्यूम करने वाला फोर्स होता है। तो सोचो, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स का जो फोर्स था वो वर्क पॉजिटिव करके सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहा था, और जो फ्रिक्शनल फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो सिस्टम के एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। कैसे? एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक पत्थर को तुम दौड़ा दो, कुछ दूर जाके वो रुक जाएगा। तो पत्थर को जब तुम दौड़ाए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी था, उसमें एनर्जी था, और फ्रिक्शन उसकी एनर्जी को खत्म कर दिया, वहां जाके उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। इसका मतलब है कि सोर्स क्या कर रहा है, जो ब्लॉक तुम्हारा सिस्टम है उस सिस्टम को एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी सप्लाई करता है और फ्रिक्शनल फोर्स उसके एनर्जी को कंज्यूम करता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोचो बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या नियम है बेटा, कि जब ये वर्क करता है ना तो सिस्टम के एनर्जी को ना तो कंज्यूम करता है ना सप्लाई करता है, बल्कि सिस्टम के एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कैसे? एक एग्जांपल समझो कि एक सर्टेन हाइट से हम एक ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ते हैं, तो अंडर ग्रेविटी वो जब नीचे गिरता है तो नीचे गिरने के दौरान उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है, लेकिन स्पीड बढ़ने की वजह से हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। उसी तरीके से तुम एक पत्थर को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हो तो तुम उसको काइनेटिक एनर्जी दिए, लेकिन ऊपर जाने के दौरान अब उसका काइनेटिक एनर्जी घट रहा होता है, लेकिन जितने से काइनेटिक एनर्जी घटता है उतने से उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा होता है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन यानी इंटर कन्वर्शन होता रहता है।
नेट कोई एनर्जी लॉस या गेन नहीं होता है। तो देखो बेटा, ये जो चार फोर्स है, हम तुमको चार वेराइटीज ऑफ फोर्स के जैसा इसको एक्सप्लेन कर दिए। ये फोर्स है जो सिस्टम को एनर्जी देता है, ये फोर्स है जो वर्क करता ही नहीं है, ये सिस्टम के एनर्जी को कंज्यूम करता है, और ये सिस्टम के एनर्जी को ना तो सप्लाई करता है ना कंज्यूम करता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में खाली कन्वर्ट कर रहा होता है। तो अब देखो इसको बेटा, आगे बढ़ाया जाए तो नॉर्मल के द्वारा तो चलो कोई वर्क होता नहीं है। अब ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क होता है ये तुमको पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहां पर एक बार फिर से तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर देते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के दौरान ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क होगा। सोचो पहले ये बताओ, पॉजिटिव वर्क होगा नेगेटिव वर्क होगा। देखो बेटा कितना आसान है। मान लो कि ए से बी तक जाने के दौरान ये रहा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है और ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ग्रेविटी कोई वर्क करेगा ही नहीं। हाँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h2 माइनस h1 के बराबर है ये डिस्टेंस, क्योंकि ये h1 है और ये पूरा h2 है। तो ये हाइट यहां से यहां जाने के दौरान जो ये हाइट होगा वो h2 माइनस h1 है। तो सोचो mg लग रहा है नीचे और h2 माइनस h1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, उसके वजह से ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगा। तो हम लोग इसको माइनस mg h2 माइनस h1 लिख सकते हैं। अब इसको देखो तो बेटा, ये माइनस mg h2 माइनस mg h1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब अगर ये रेफरेंस लेवल है तो सोचो mgh2 रेफरेंस लेवल के ऊपर का एक पॉइंट है, यानी कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है। इसका मतलब है कि माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख सकते हैं कि नहीं। चलो बेटा अब आ जाओ उस केस में, ये इक्वेशन अब आपको कैसा दिखेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस फ्रिक्शन का वर्क, नॉर्मल का वर्क होना नहीं है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन को भी रहने देते हैं, वर्क डन बाय mg को माइनस डेल्टा यू लिख देते हैं इक्वल टू डेल्टा के। इसको एक बार फिर से एडजस्ट कर देते हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। ये देखो बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया। जो वर्क एनर्जी थ्योरम का ना एक और भी मैथमेटिकल फॉर्म है कि किसी सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क कर रहा है और फ्रिक्शन कोई वर्क कर रहा है, तो इन दोनों के द्वारा किए गए वर्क का जो अलजेब्रिक सम होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, इसलिए हम लोग इन दोनों के सम को चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। यानी एजेंट के द्वारा किया हुआ वर्क, फ्रिक्शन के द्वारा किया हुआ वर्क का जो अलजेब्रिक सम होता है वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। अब बेटा इसको, ये तो वर्क एनर्जी हो गया, लेकिन हम लोग को इससे थोड़ा हट के सोचना है। क्या सोचना है? अब हम इसको एनर्जी के हिसाब से समझाते हैं। तो देखो बेटा, ये जो एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा था वो वर्क करके सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहा था, और ये फ्रिक्शन जो कि डिसिपेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, तो ये सिस्टम की एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो एक्सटर्नल फोर्स, ये जो ब्लॉक तुम्हारा सिस्टम है उसको एनर्जी सप्लाई कर रहा था, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। तो इन दोनों ने मिलके सिस्टम को कितना एनर्जी दिया और एक ने कितना एनर्जी लिया, इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम है वही नेट एनर्जी सप्लाई के बराबर होगा या नेट एनर्जी चेंज के बराबर होगा। तो एनर्जी सप्लाइड एंड एनर्जी लॉस्ट, इन दोनों का सम चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। तो मतलब उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से हट करके थोड़ा एनर्जी के सप्लाई और लॉस के फॉर्म में सोचना है। अब एक वेरी स्पेशल केस है, उसी के बारे में हम लोगों को थोड़ा विशेष रूप से समझना है। तो चलो बेटा वो स्पेशल केस देखो क्या है, बताते हैं तुमको। हाँ तो चलो बेटा हम लोग अब देख लें, ये इक्वेशन अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पे। अब इसका एक स्पेशल केस पे हम विचार करना चाहते हैं कि मान लो कि ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो और साथ साथ किसी भी तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक
एयर रेजिस्टेंस हो या रफ सरफेस हो या फिर एयर ड्रैग हो या विस्कस फोर्स हो, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स ना हो, उसकी वैल्यू जीरो हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एजेंट का वैल्यू और वर्क डन बाय फ्रिक्शन का वैल्यू दोनों का सम जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो। तो अब इस इक्वेशंस को तुम अगर ठीक से देखो तो ये ऐसा फोर्स था जो सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहा था, अब वो एनर्जी को सप्लाई नहीं कर रहा है, और ये एक ऐसा फोर्स था जो सिस्टम की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो अब वो भी ना होने की वजह से सिस्टम का एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो उस केस में डेल्टा यू प्लस डेल्टा के को हम लोग चाहें तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख सकते हैं। तो इसको एक बार फिर से एडजस्ट करोगे तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल, यानी कि टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का और टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का बराबर होगा, यानी कंजर्व होगा। इसी को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। लेकिन हाँ, ये कंडीशनल है। ये कब लगेगा, जब कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क ना कर रहा हो और फ्रिक्शन फोर्स भी कहीं से नहीं लग रहा हो। तो तुम ये समझ लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम हर तरह के फोर्स के होने या ना होने पर भी काम करता है, लेकिन जो एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला है वो तभी काम करेगा जब वो दो वेराइटी का फोर्स यहाँ पर ना हो। तो अब तुम यहाँ पे कह भी सकते हो कि सर जब वो ज्यादा कवरेज है वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन एक अलग से टॉपिक क्यों दिए। तो बेटा सच्चाई ये है कि आगे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चन पढ़ा भी चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, लेकिन आने वाले समय में हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेंगे और आगे के चैप्टर्स में भी तुमको एसएसएम पढ़ना है, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना है, 12 में भी तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह चैप्टर पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है जो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा वो भी कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, यानी ज्यादातर केस में कंजर्वेटिव फोर्स ही रहता है। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स के साथ डील करना है तो एनर्जी कंजर्वेशन जैसा सिंपल सा इक्वेशन को हम क्यों नहीं यूज करें, हम क्यों इतना लंबा वर्क एनर्जी थ्योरम भेजा। वर्क एनर्जी थ्योरम में कुछ कंफ्यूजन आता है कभी कभी, कब वर्क नेगेटिव होगा, कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ लॉस हुआ, ये बच्चा उतना आसानी से नहीं समझ सकता है। लेकिन इस वाले टॉपिक में इस तरीके से पढ़ने से मामला हमारा बहुत आसान हो जाता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और तुमको हम दिखाएंगे। जो भी क्वेश्चन लेंगे बेटा उस क्वेश्चन में पहले हम तुमको ये समझाएंगे कि उस क्वेश्चन में कहीं भी अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, कहीं भी अगर फ्रिक्शन फोर्स ना लग रहा हो, तो आंख बंद करके इनिशियल सिचुएशंस का सारा एनर्जी लिख लीजिए और फाइनल सिचुएशंस का सारा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए और दोनों को इक्वेट करिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। एक एक लाइन में क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन एक एक लाइन में बनने लग जाएगा। तो चलिए बेटा अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं।